नमस्कार दर्शकों, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के इस बेहद खौफनाक, सनसनीखेज और मिडिल ईस्ट की नींव हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दर्शकों, आज की रात इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का सन्नाटा है। फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के शांत केशम द्वीप पर एक बेगुनाह परिवार अपने 2 साल के मासूम बच्चे को सीने से लगाए सो रहा है। अचानक आसमान को चीरती हुई अमेरिकी मिसाइल गिरती है और उस 2 साल के मासूम बच्चे की किलकारियां चीखों में बदलकर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप और यरूशलेम में बैठा बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहे थे कि बेगुनाह बच्चे का खून बहाकर वे ईरान को डरा देंगे, लेकिन वे भूल गए कि फारस के शेरों को जब छेड़ा जाता है तो पूरी दुनिया का नक्शा लाल हो जाता है। केशम द्वीप पर बहे उस 2 साल के बच्चे के खून के कतरे ने तेहरान के मिसाइल साइलों के ताले खोल दिए हैं। ईरान के मजलिस अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने सीधे शब्दों में वाशिंगटन को ललकारते हुए कहा, अब अमेरिका को इस खून की हर एक बूंद की कीमत चुकानी होगी। और गलीबाफ का यह ऐलान सिर्फ खोखली धमकी नहीं था, क्योंकि इस बयान के ठीक 180 सेकेंड बाद कुवैत से लेकर के जॉर्डन और बहरीन तक फैली अमेरिकी बस्तियां धधकते हुए शमशान घाट में तब्दील हो गई। दर्शकों, केशम द्वीप की शहादत का बदला लेने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जिस गति और क्रूरता से पलटवार किया है, उसने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। कुवैत में स्थित अमेरिकी सेना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाला अली अल सालेम एयरबेस, जहां से अमेरिकी ड्रोन्स ईरान पर नजर रखते थे, मंगलवार रात IRGC की हाइपरसोनिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन ने उस एयरबेस को कबाड़ के ढेर में बदल दिया। IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार अमेरिकी सेना के 2 विशालकाय ड्रोन हैंगर और उनके लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टरों के मुख्य ईंधन डिपो को एक ही झटके में भस्म कर दिया गया। कुवैत का आसमान घंटों तक आग की भयंकर लपटों में लाल रहा। ईरान के जांबाजों ने कुवैत की धरती पर मौजूद अमेरिकी कायरों को संदेश दे दिया कि जब तक इस क्षेत्र से एक एक अमेरिकी लुटेरा और कब्जाधारी सैनिक भाग नहीं जाता, तब तक तेहरान का यह मिसाइल बाउंडर थमने वाला नहीं है। कुवैत तो सिर्फ शुरुआत थी दर्शकों। IRGC की मिसाइल कमान ने एक साथ 3 देशों में फैले अमेरिकी ठिकानों पर कयामत बरपा दी है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें वेरे, जिसे कहते हैं US 5th फ्लीट के मुख्य ठिकाने शेख ईशा एयरबेस पर ईरानी मिसाइलें इस कदर बरसी कि अमेरिकी रडार सिस्टम केवल हवा में धमकते रह गए। जॉर्डन के सीक्रेट ठिकानों से लेकर के बुशहर और खुजस्तान तक अमेरिकी संपत्तियों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। जो अमेरिकी दुनिया भर में दूसरे को सैन्य श्रेष्ठता की धमकी देता था, आज उसी अमेरिका के सैनिक कुवैत और बहरीन में बंकरों के अंदर चूहों की तरह धुपके हुए हैं। बहरीन और कुवैत में जलते हुए अमेरिकी सैन्य बेस इस बात के गवाह हैं कि सेंटकॉम का पूरा रक्षा तंत्र ईरानी प्रौद्योगिकी के सामने पूरी तरह पस्त और असहाय हो चुका है। दर्शकों, उधर वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी शर्मनाक सैन्य नाकामियों को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कूटनीति का भद्दा नाटक रच रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए दावा किया कि उनके तथाकथित गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने हमास को निहत्था करने का एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। ट्रंप ने छाती ठोक कर कहा कि हमास हथियार डालेगा और इजरायली सेना गाजा से बाहर निकलेगी, लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति की उस गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं है जो वो हारते हुए युद्ध में अपनी साख बचाने के लिए
करते हैं। हमास ने इस अमेरिकी दावे के मुंह पर थूकते हुए एक भी बयान जारी नहीं किया है। ट्रंप और नेतन्याहू यह सोचते हैं कि वे कागजी समझौते से प्रतिरोध के जज्बे को दबा देंगे, लेकिन हकीकत यह है न तो गाजा में इजराइल जीता और न ही मध्य पूर्व में अमेरिका। ओवल ऑफिस में हुए 90 मिनट की उस गुप्त बैठक की असली कहानी तो अब बाहर आ रही है। दर्शकों, अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक नेतन्याहू जब वाशिंगटन पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने रोते हुए शिकायत की कि तुर्की और इंडोनेशिया जैसी मुस्लिम ताकतों को गाजा के अंतर्राष्ट्रीय बल में शामिल न किया जाए, क्योंकि इससे इजराइल की सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप इस बात से डरे हुए थे कि अगर हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और ईरान ने अपने हमले तेज कर दिए तो उनका पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। ओवल ऑफिस में बैठकर ये दोनों नेता केवल एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांप रहे थे। दर्शकों, जो देश गाजा के छोटे से इलाके में हमास को 10 महीने में खत्म नहीं कर सके, वे आज ईरान से लड़ने चले हैं। ट्रंप की यह सो कॉल्ड पीस डील केवल इजराइल को हार से बचाने के लिए बुना गया एक फर्जी तमाशा है। इस महायुद्ध में सबसे शर्मनाक और दयनीय हालत अगर किसी की हुई है तो वो है तेल के घमंड में चूर सऊदी अरब की। यमन के जांबाज हूती योद्धाओं ने लाल सागर, बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी में सऊदी अरब के तेल टैंकरों की ऐसे नाकाबंदी की है कि रियाद की पूरी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है। सऊदी अरब ने घबराकर 14 देशों के एक तथाकथित नौसैनिक रक्षा गठबंधन का ऐलान कर दिया ताकि वे अपने जहाजों की रक्षा कर सके। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका की पूरी नौसेना हूतियों के ड्रोन्स के सामने लाल सागर में दुम दबाकर भाग खड़ी हुई तो यह 14 देशों का कागजी गठबंधन हूतियों का क्या बिगाड़ लेगा। रियाद का यह कदम उनकी ताकत नहीं बल्कि उनके गहरे खौफ का और लाचारी का सबसे बड़ा सबूत है। अपनी इस लाचारी को छिपाने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका ने बुधवार की तड़के इराक की सीमा में घुसकर अत्यंत नीचतापूर्ण कार्रवाई की। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF यानी ईरान समर्थक गुटों के ठिकानों पर सऊदी अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने मिलकर बमबारी की, जिससे 20 बेगुनाह इराकी जवान शहीद हो गए। लेकिन इस कायरतापूर्ण हमले ने बगदाद से लेकर के तेहरान तक गुस्से की ऐसी ज्वाला भड़का दी है जो पूरे सऊदी साम्राज्य को भस्म कर देगी। इराक के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इराक को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी और न ही इराक की धरती से कोई हमला हुआ था। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक की संप्रभुता पर डाका डाला है और इराकी मिलिशिया ने कसम खाई है कि इस हमले का बदला सऊदी रिफाइनरियों और रियाद के शाही महल पर बैलिस्टिक मिसाइलें गिरा कर लिया जाएगा। दर्शकों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिस विजन 2030 के सपने देखकर दुनिया भर से पर्यटकों और विदेशी निवेशकों को लुभाने के दावे कर रहे थे, ईरान के सहयोगियों ने उस विजन की धज्जियां उड़ा दी हैं। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्चर डैनी ने साफ लिखा है कि खाड़ी देशों के लिए स्थिरता कोई कल्पना नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की नींव है। अगर उनके तेल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और बिजली घरों पर बम गिरेंगे तो कोई भी विदेशी कंपनी रियाद या जेदा में $1 भी निवेश नहीं करेगी। ईरान ने सऊदी अरब के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है जो खुद को मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह समझता था। आज सऊदी अरब के सभी एक्सपोर्ट्स रूट एक साथ ठप हो चुके हैं और वो भिखारी बनने की कगार पर पहुंच चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जो नया मास्टर स्ट्रोक खेला है उसने अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। यमन की सूचना मंत्री मोहम्मद अल एरियानी ने पुष्टि की है कि हूती विद्रोहियों ने ईरानी मार्गदर्शन में लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से
टोल यानी शुल्क वसूलने की एक नई प्रणाली स्थापित कर ली है। सोचिए दर्शकों, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग अब यमन के जांबाजों के नियंत्रण में है। जो जहाज हुतियों और ईरान की शर्तों को मानेंगे वे सुरक्षित गुजरेंगे, और जो अमेरिका इजराइल का साथ देंगे उन्हें समंदर की तली में भेज दिया जाएगा। हुतियों द्वारा वसूला गया यह टोल अब उनके हथियारों के जखीरे को और मजबूत करेगा। यह लाल सागर में पश्चिमी ताकतों की हुकूमत का सीधा अंत है। ईरान के प्रतिरोध का दायरा किस कदर फैल चुका है दर्शकों, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिस्र के दामिएटा पोर्ट पर 2 गैसी जहाजों पर रहस्यमयी ड्रोन हमले से आग लग गई। एक रिपोर्ट ने तुरंत रोना शुरू कर दिया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि मिस्र की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था डूबने के डर से ईरान के शामिल होने की खबरों का खंडन किया है, लेकिन पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियों को अच्छी तरह पता है कि यह ईरान की तरफ से एक स्पष्ट चेतावनी थी। तेहरान ने संदेश दिया है कि अगर स्वेज नहर और भूमध्य सागर के रास्तों से इजराइल या अमेरिका को मदद पहुंचेगी तो उन बंदरगाहों को भी राख के ढेर में बदलने में ईरान को 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। सऊदी अरब के सुरक्षा विश्लेषक हेसम अल घनम का मानना है कि ईरान ने अपने सहयोगियों का चुनाव इतनी चतुराई से किया है कि पूरा पश्चिम एशिया अब एक चक्रव्यूह में बदल चुका है। एक तरफ यमन के हुती लाल सागर को बंद कर चुके हैं तो दूसरी तरफ इराकी मिलिशिया शहर अब अरबों की तेल सुविधाओं को निशाना बना रही है, और इन सब के बीच ईरान खुद हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना शिकंजा कस चुका है। दुनिया का 20% तेल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पश्चिमी ताकतों ने अपनी उकसावे की हरकतें बंद नहीं की तो हॉर्मुज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल की बूंद के लिए दंगे शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, जब अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी खुद मीडिया पर आकर अपनी लाचारी स्वीकार करने लगे तो समझ लीजिए कि वॉशिंगटन का खेल खत्म हो चुका है। अमेरिका की पूर्व सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने अल जजीरा को दिए एक विशेष इंटरव्यू में बहुत ही निराशाजनक लहजे में स्वीकार किया है कि अमेरिका और ईरान अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आगे कोई भी सैन्य वृद्धि पूरी तरह से निरर्थक और बेमतलब है। लीफ ने कबूल किया है कि अमेरिका चाहे जितने भी बम गिरा दे उसे ईरान के खिलाफ कोई निर्णायक जीत नहीं मिल सकती। यह बयान पेंटागन के गाल पर वो तमाचा है जिसने साबित कर दिया है कि ईरान को सैन्य रूप से हराना अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। सऊदी सरकार के करीबी राजनीतिक विश्लेषक अली शिहाबी और हेशम अल घनम चीख कर कह रहे हैं कि रियाद के संयम की एक भी सीमा होती है, लेकिन सच तो यह है कि रियाद के पास संयम बरतने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। रियाद जानता है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा की तो आईआरजीसी की मिसाइलें रियाद के अल यमामा पैलेस को 10 मिनट में ध्वस्त कर देंगी। सऊदी अरब की विशालकाय तेल रिफाइनरियों आक्रामक पहले ही ईरानी ड्रोन्स पर स्वाद चख चुकी हैं। रियाद की यह तथाकथित सहनशीलता कोई रणनीतिक नहीं बल्कि ईरान की मिसाइल क्षमता का वो खौफ है जिसने सऊदी शेखों को अपने ही महलों में कैद कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस एक नया टेक्नोक्रेटिक प्रशासन बनाएगा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल तैनात करेगा जिसमें इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देश शामिल होंगे। लेकिन इजराइल खुद इस योजना से कांप रहा है। इजरायलियों को डर है कि तुर्की की मौजूदगी गाजा में उनके वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने 10 महीने की इस खूनी जंग में यह साबित कर दिया है कि वे अपनी अंतिम सांस तक गाजा की रक्षा करेंगे। ट्रंप चाहे जितने भी 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव बना ले, जब तक गाजा की जमीन पर हमास के लड़ाके मौजूद हैं तब तक किसी भी अमेरिकी या इजरायली सैनिक को गाजा में कदम रखने से पहले अपनी मौत का इंतजार करना होगा। अमेरिका सोच रहा था कि जंजान प्रांत में आईआरजीसी के 3 सदस्यों की शहादत और केशम द्वीप पर मासूम बच्चों का कत्ल करके वह ईरान के हौसले तोड़ देगा, लेकिन ईरानी
कौम का इतिहास गवाह है कि वे शहादत से डरते नहीं बल्कि शहादत से ऊर्जा पाते हैं। जंजान से लेकर के तेहरान तक लाखों की संख्या में ईरानी नागरिक सड़कों पर उतरकर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे हैं। ईरान का बच्चा बच्चा अब अपनी मातृभूमि की संप्रभुता के लिए हथियार उठाने को तैयार है। अमेरिका ने बेगुनाह बच्चों का खून बहाकर अपने ही विनाश के दरवाजे खोल दिए हैं। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर जो आग की लपटें उठी हैं, ये केवल एक एयरबेस के जलने की लपटें नहीं थी, वे फारस की खाड़ी से 80 साल के अमेरिकी वर्चस्व और नौसैनिक गुंडागर्दी के जलने की लपटें थी। ईरान ने साबित कर दिया है कि अब मिडिल ईस्ट का कोई भी देश अमेरिकी छतरी के नीचे सुरक्षित नहीं रह सकता। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के हुक्मरानों को अब यह समझ आ जाना चाहिए कि अगर वे अपनी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिकी हमलों के लिए होने देंगे तो ईरानी मिसाइलों का अगला निशाना उनके अपने दफ्तर होंगे। पश्चिम ताकत का यह साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। दर्शकों, इस युद्ध का सीधा असर अब वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के जो न्यूज चैनल हैं उन पे दिखाई देने लगा है। लाल सागर की नाकेबंदी और हॉर्मुज में तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छू रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी घबराहट यही है कि अगर तेल का दाम $150 के पास चला गया तो अमेरिका के भीतर महंगाई का ऐसा बवंडर आएगा जो उनकी पूरी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। ईरान ने बिना अपनी मुख्य सेना को उतारे सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी से अमेरिका के घुटने टिका दिए हैं। आज इजराइल की वो तथाकथित अजय छवि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। अरबों डॉलर के अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के सस्ते ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने पूरी तरह से खिलौना साबित हुए हैं। इजरायली नागरिक हर रात बंकरों में बिताने पर मजबूर है। गाजा से लेकर के लेबनान तक और यमन से लेकर के तेहरान तक प्रतिरोध के धूल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और अरबों डॉलर का घमंड कभी आत्मसम्मान और शहादत के जज्बे को नहीं हरा सकता। दर्शकों, आज जो तारीख है 2026 की, यह तारीख इतिहास का वो पन्ना बन चुकी है जहां से एक नए मिडिल ईस्ट का जन्म हो रहा है। एक ऐसा मध्य पूर्व जहां वाशिंगटन से कोई हुक्म जारी नहीं होगी, जहां रियाद या तेल अवीव की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान ने अपने खून, अपने फौलादी इच्छा शक्ति से यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के संसाधनों और उसके भविष्य का फैसला केवल इस क्षेत्र के लोग ही करेंगे। सुपर पावर अमेरिका की विदाई का यह दृश्य पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। तो दर्शकों, आज की तारीख 2026 की यह काली रात गवाही दे रही है कि वाशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप और यरूशलेम के बंकर में डूब के बेंजामिन नेतन्याहू का अंतिम समय अब निकट आ चुका है। केसम द्वीप पर बहे उस 2 साल के मासूम बच्चे के खून के कतरे ने तेहरान की मिसाइलों को वो दिशा दे दी है जिसे रोकने की औकात न तो अमेरिका के थार और पैट्रियट सिस्टम में है और न ही सऊदी अरब के 14 देशीय कागजीय गठजोड़ में है। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस के जलते अमेरिकी ड्रोन्स के हैंगर और लाल सागर में हुतियों द्वारा लगाई गई समुद्री नाकेबंदी इस बात का जीवंत सबूत है कि प्रतिरोध की धूल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने पश्चिम के 80 साल पुराने खूनी वर्चस्व को हमेशा के लिए दफना दिया है। अगर वाशिंगटन ने अपनी कायर सेना को मध्य पूर्व की पवित्र धरती से तुरंत बाहर नहीं निकाला तो IRGC का अगला प्रहार सीधे अमेरिका के अस्तित्व को नींव हिला देगा। युद्ध का मैदान तैयार है, शर्तें तेहरान तय करेगा और पश्चिमी ताकतें का यह जनाजा अब पूरी दुनिया देखेगी। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र की हर एक बेबाक व आक्रामक रिपोर्ट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।